पिछली कक्षा के माध्यम से पिछली कक्षा के वीडियो के माध्यम से हम जीव विज्ञान के क्रिप्टोग्राम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है फेंड्रोग्राम की। फेंड्रोग्राम के बारे में हमने आपको बतलाया हुआ था और आज भी बतला रहा हूं मैं कि फेंड्रोग्राम मतलब पुष्पी पादप। पुष्पी पादप यहां से बस एक बात समझना है, वैसा पौधा का समूह जिसमें पुष्प का निर्माण होगा वह फेंड्रोग्राम कहलाएगा। यहां से निष्कर्ष यह निकला कि अगर इसमें पुष्प का निर्माण होगा मतलब बीज का भी निर्माण होगा, जब बीज का निर्माण होगा तो फल का भी निर्माण होगा। मतलब फेंड्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के पौधे आएंगे, फेंड्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी प्रकार के पौधे होंगे, सारे के सारे पौधे में क्या होगा आपको कि पुष्प का निर्माण होगा, और जब पुष्प का निर्माण होगा तो बीज का निर्माण होगा, और जब बीज का निर्माण होगा तो फल का निर्माण होगा। अब फेंड्रोग्राम को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भाग में बांटते हैं। एक जिम्नोस्पर्म कहिएगा तो नग्न बीजीय पादप, जिम्नोस्पर्म कहिएगा तो नग्न बीजीय पादप, और इधर एंजियोस्पर्म कहिएगा तो आवृत बीजीय पादप। मतलब हमने यहां पर बताया जिम्नोस्पर्म नग्न बीजीय पादप और एंजियोस्पर्म आवृत बीजीय पादप। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नग्न बीजीय पादप जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब एक बात सुनना है, जैसा कि आपको पता है जिम्नोस्पर्म कहिए तो या नग्न बीजीय पादप कहिए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका शब्द ही बतलाता है कि वह है क्या। तो चलिए हम नग्न बीजीय पादप को अगर हिंदी वाले को तोड़ते हैं, नग्न यहां तो तोड़ेंगे तो दो पार्ट में मिलेगा, एक नग्न दूसरा बीजी। नग्न बीजीय पादप का नग्न मतलब क्या, न्यूड अवस्था में, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं हो। तो किसके ऊपर कोई आवरण नहीं हो, नग्न बीजी, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो। वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो, वह नग्न बीजीय पादप या जिम्नोस्पर्म कहलाता है। हमने अभी बताया आपको कि वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं हो, बिल्कुल न्यूड अवस्था में, नग्न अवस्था में हो, वह क्या कहलाएगा, नग्न बीजीय पादप। और इसका ठीक विपरीत एंजियोस्पर्म या आवृत बीजीय पादप की बात करते हैं। मतलब वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण होगा। अरे भाई देखिए ना, आवृत जो बना हुआ है आपको वो आवरण से बना हुआ है। तो भाई किसके ऊपर आवरण की बात कर रहा है, बीज के ऊपर की आवरण की बात कर रहा है। तो जब कभी बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, कोई लेयर नहीं होगा, तो वो जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजीय पादप कहलाएगा। और जब बीज के ऊपर कोई आवरण होगा या कोई लेयर होगा तो यह एंजियोस्पर्म या आवृत बीजीय पादप कहलाएगा। अब चलिए, जैसा कि हमको आपको सब लोग को पता है कि प्रत्येक पौधा का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है, कोई ना कोई महत्व होता है। यहां पर हमने कुछ फैक्ट लिखा है, आप कलम या कॉपी लेकर के अपने पास बैठेंगे और छोटी छोटी बातों को नोट करते जाएंगे। इससे होगा क्या कि क्लास में हमारे संवाद के माध्यम से आप समझिएगा, लेकिन जब तक कुछ लिखिएगा नहीं तब तक वो आपके मस्तिष्क में ना होगा, और जब मस्तिष्क में नहीं होगा तो एग्जाम में आपको समस्याएं हो सकती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि संभवतः 99.99% 27 दिसंबर को एग्जाम होना बीपीएससी के पीटी का तय है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पूरे जद्द से लग जाएंगे। सीधा सरल सा बात है, एक ही विकल्प है, पढ़ना है। और लड़का के साथ समस्या क्या होता है कि एग्जाम के समय में ही मूड ऑफ होता है। भाई मूड ऑफ करने के लिए जिंदगी बचा हुआ है, मूड ऑफ करते रहना। अभी एग्जाम का टाइम है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते, विशेष हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं। आगे देखते हैं, नग्न बीजीय पादप की बात करते हैं। तो चलिए इसका कुछ आर्थिक महत्व है। भाई आर्थिक महत्व है तो किस किस रूप में है, इस बात को देखते हैं। पहले नग्न बीजीय पादप की जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो एक चीज सुन लीजिए। एक पौधा है जिसका नाम है चिलकोजा, एकदम फैक्ट है और ये इसी रूप में पूछता है, इसको मस्तिष्क में रखना है। एक पौधा का नाम है चिलकोजा, इस चिलकोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। हमने बताया एक पौधा है चिलकोजा जिसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। मतलब नग्न बीजीय पादप का अगर मेवा आपसे पूछता है, जिम्नोस्पर्म का आपको मेवा पूछता है, तो आंसर क्या होगा, चिलकोजा। चलिए आगे हम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नग्न बीजीय पादप का जो जिम्नोस्पर्म पादप है, इसका इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से काफी उपयोगिता है। भाई उपयोगिता किसकी क्षेत्र में है, तो हम बारी बारी से देखते हैं।
एक होता है भोजन के रूप में उपयोगिता। हम भोजन के रूप में किसकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ये आर्थिक महत्व जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म का चर्चा कर रहे हैं। तो भोजन के रूप में जो बात करते हैं तो आप यह जान लीजिए एक साइकस नामक पौधा होता है। भाई यह साइकस नामक पौधा कैसा है? जिम्नोस्पर्म। पहली बात आप ये जान लो कि साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म पादप है। ये आप जान लो चिलकोजा क्या है? जिम्नोस्पर्म पादप है। तो साइकस के क्या बोलते हैं आपको? साइकस नामक पौधे के तना से, स्टीम से, साइकस नामक पौधों के तना से, स्टीम से, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं जो तना वाला बात बोल रहा हूं। साइकस नामक पौधा के तना से, तना के मंड से आपको क्या निकाला जाता है? साबुनदाना। क्या निकाला जाता है? साबुनदाना। ये कौन सा साबुदाना है? जिसको हम आप खाते हैं। तो मतलब साबुदाना की प्राप्ति किसके हुई? साइकस से। साबुदाना की प्राप्ति साइकस के किस भाग से हुई? तो तना वाले भाग से। आप लोग समझ रहे हैं ना? हमने बताया आपको साइकस नामक पौधा के तना से साबुदाना की प्राप्ति होती है, और ये साबुदाना कौन सा है? जिसको हम लोग खाते हैं, और ये साइकस के तना से प्राप्ति होती है, और इसी साइकस को सागोपान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दो तीन बातें हुई। साइकस को किस नाम से जानते हैं? तो सागोपान के नाम से। साइकस से क्या प्राप्ति होती है? साबुदाना। साइकस के किस भाग से साबुदाना की प्राप्ति होती है? तो तना से। अब देखिए इसी आर्थिक महत्व में जिम्नोस्पर्म पौधा की बात करें, लकड़ी के रूप में किस किस का यूज होता है? अब एक बात जान लीजिए, यहां पर हम कुछ चीज लिखे हैं, चीर लिखे हैं, सिकोया लिखे हैं, देवदार लिखे हैं। तो ये चीर हुआ या सिकोया हुआ या देवदार हुआ, ये सारा का सारा कैसा पौधा हुआ? जिम्नोस्पर्म पौधा हुआ। इस बात को आप लोग को याद रखना है कि हम जो चर्चा किए हैं चीर का या सिकोया का या देवदार का, यह सारा का सारा पौधा किसके अंतर्गत है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है। अब देखिए तो यह पौधा कैसा हुआ? चीरों की बात किए, सिकोया की बात किए, देवदार की बात किए, यह पौधा कैसा हुआ? यह जो पौधा हुआ आपको, यह सारा का सारा जिम्नोस्पर्म पादप, नग्नबीजी पादप समूह के अंतर्गत आ जाता है। अब चीर से क्या प्राप्ति होती है? तो चीर से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा जा चुका है ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, और आप लोग को भी पता होगा जिनको क्वेश्चन का थोड़ा भी समझ होगा। तो चीर से किस चीज की प्राप्ति होती है? तारपीन के तेल की। आगे देखते एक सिकोया था, फिर देवदार की बात करते हैं। तो देवदार से किसकी प्राप्ति होती है? सेंड्रस की तेल की। जो आपको दम्मा किसकी तेल की प्राप्ति होती है? देवदार से। आपसे पूछता है एग्जाम में कि सेंड्रस की तेल की जो प्राप्ति होती है वो किस पौधा से होती है? देवदार से। कभी कभी इससे भी पूछता है कि सेंड्रस की तेल की जो प्राप्ति होती है वो किस प्रकार के पौधा के समूह से प्राप्ति होती है? तो ये आपको जिम्नोस्पर्म के समूह से प्राप्ति होती है। भाई एक वो बात समझिए कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ये जो सारा है, साइकस हुआ, चीर हुआ, सिकोया हुआ, देवदार हुआ, यह सारा का सारा किसके अंतर्गत है? ये सारा के सारा की जो बात करते हैं ये सब का सब जो है किसके अंतर्गत है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत है। तो चलिए देवदार से क्या प्राप्ति होती है? सेंड्रस का तेल। सेंड्रस के तेल किससे प्राप्ति होती है? देवदार से। आगे देखिए कुछ औषधि के रूप में भी इस पौधा का यूज होता है। किसका? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत किस पौधा का? तो इफेड्रास का। इफेड्रा से इफेड्रिन नामक तेल की प्राप्ति होती है। इफेड्रा से इफेड्रिन की प्राप्ति होती है, तेल नहीं सॉरी, इफेड्रा से इफेड्रिन की प्राप्ति होती है, जिसका यूज किसमें होता है? खांसी व दमा में। जरा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समस्या हो सकता है, शायद न दिख रहा हो। हमने बताया इफेड्रा क्या है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पाए जाने वाला पौधा। इस इफेड्रा से किसकी प्राप्ति होती है? इफेड्रिन से। तो ये इफेड्रिन किसमें सहभागी है? किसके साथ? किसके उन्मूलन में? तो खांसी व दमा में। मतलब खांसी व दमा को जो निवारण करने का कार्य करता है इफेड्रिन, और ये इफेड्रिन किससे मिलता है? इफेड्रा से। आपसे एग्जाम में पूछता है कि खांसी व दमा के इलाज में यूज होने वाला इफेड्रिन किससे प्राप्ति होता है? तो इफेड्रा से। इफेड्रा से। आपको इसको रटना नहीं है, 2 या 3 बार आपको देख लेना है। एक चलिए ये कुछ था औषधि के रूप में। एक और चीज है साइकस, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। यही साइकस यहाँ पे जो है, यही साइकस है। साइकस का कुछ और यूज होता है। हमने आपको बता भी रखा है कि साइकस को क्या कहते हैं? शागोपाम। यहां पे भी बताया साइकस को क्या कहते हैं? शागोपाम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। कुछ फैक्ट है जिसमें आप अपना माथा ज्यादा न लगा करके उसको उसी रूप में अपने मस्तिष्क में लिख लीजिए, अंकित करवा लीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए जिस रूप में आपके समक्ष बोर्ड पे लिखा हुआ है या आपके समक्ष किताब में लिखा हुआ है।
तो साइकस को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। और साइकस का दो तीन को इंपॉर्टेंट हो गया। एगो साइकस से तो साबूदाना की प्राप्ति होती है, दूसरी बात क्या होगी, साइकस की पत्ती से झाड़ू का निर्माण होता है। हमने साइकस के बारे में दो इंपॉर्टेंट बात बतलाया। पहला क्या बतलाया, साइकस से भोजन की, साइकस से क्या मिलता है? साबूदाना। साइकस के किस पार्ट से साबूदाना की प्राप्ति होती है? तना, स्टीम वाले पार्ट से। आगे दूसरा क्या बताया, साइकस की पत्ती से क्या होता है? झाड़ू का निर्माण होता है। ये आपको, और साइकस को साथ में क्या करते हैं? जीवित जीवाश्म के नाम से भी कहा जाता है। यह जो अभी हमने आपको बताया फेंड्रोगैम पुष्पी पादप का एक भाग जिम्नोस्पर्म। अब देखिए नग्न बीजी पादप और क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कुछ बेसिक डिफरेंस है। यह तो इसका एग्जांपल का बात हुआ, कुछ चीज हम जानबूझ के आपको नहीं बताए थे, अब हम लोग चर्चा करते हैं। ये मरुदभिद होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। ये मरुदभिद होते हैं, जीरोफाइटिक होते हैं। अब आप लोग के मस्तिष्क में आएगा कि सर ये जीरोफाइटिक क्या होता है, तो एक बात याद रखना है कि कुछ चीज कुछ समय पे ही समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। जब हम पौधा का और आगे चल के इसके पूरे ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में, लीफ के बारे में, स्टीम के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे, तो वहां पे ये मरुदभिद या वायु या कुछ भी इसके बारे में बात करेंगे। अभी बस चूंकि हमको यहाँ पर लगा है बताना कि ये मरुदभिद होता है, जीरोफाइटिक होता है, तो बस आपको याद रखना है कि नग्नबीजी पादप कैसा है, तो जीरोफाइटिक होता है। साथ में ये वायु पराग, इसका जो पॉलिनेशन होता है, किसका? नग्नबीजी पादप का जो पॉलिनेशन होता है, यह आपको जो होता है वायु परागन होता है। यहाँ पर थोड़ा पॉलिनेशन एक लाइन में समझते हैं, थोड़ा हल्का बात बता रहे हैं, कुछ माथा नहीं लगाना। मतलब जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होता है ना, उसका बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा, एयर के द्वारा सर्कुलेट, क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा जाता है, इसीलिए कहा जाता है नग्नबीजी पादप का जो परागन होता है, पॉलिनेशन होता है, वह आपको किसके द्वारा होता है? जिम्नोस्पर्म का जो पॉलिनेशन होता है वह आपको एयर के द्वारा होता है। चलिए, ये जो बातें अभी तक हमने पढ़ा है ये जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब आता है आवृतबीजी पादप, एंजियोस्पर्म। अब अभी हमने आपको बताया है कि आवृतबीजीय पादप या एंजियोस्पर्म, हमने आपको आवृतबीजी पादप के बारे में बताया है कि आवृत जो बना हुआ है वह आवरण से बना हुआ है। तो आवृतबीजी पादप क्या हुआ? यहां बीज है। वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण हो, वैसा पौधा का समूह जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण हो, वह आपको आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्म कहलाता है। जरा सुनिएगा थोड़ा एक चीज से, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी जो पादप होता है, पौधा होता है, उसका नाम है यूकेलिप्टस। इस बात को नोट कर लेना है थोड़ा आप लोगों को। हमने बताया सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पादप, एंजियोस्पर्म समूह का जो पौधा होता है, उस पौधा का नाम क्या है? यूकेलिप्टस। क्या नाम है? यूकेलिप्टस। हमने बताया सबसे बड़ा पौधा जो होता है एंजियोस्पर्म समूह का, उस पौधा का नाम है आपको यूकेलिप्टस। कुछ फैक्ट है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा, और न रटते हैं तो उसको क्रमिक रूप से 2, 4, 10, 20 दिन तक लगातार बस देखते रहिए। आपके मस्तिष्क पटल में इस रूप में वो व्यवस्थित होगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप उसके ऑप्शन पे क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हमने आपको बताया एंजियोस्पर्म पौधा का समूह का, तो कौन सा है? यूकेलिप्टस। यहाँ पे कुछ बात और सुन लीजिए, दो बातें बड़ा पूछता है, एगो सबसे छोटा पुष्प, एगो सबसे बड़ा पुष्प। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हमारे माध्यम से जानिए कि जो सबसे बड़ा पुष्प जब भी पूछेगा ना, तो रेफ्लिसिया। सबसे बड़ा पुष्प जब भी पूछेगा तो आंसर होगा रेफ्लिसिया, और सबसे छोटा जब भी पुष्प पूछेगा तो आंसर होगा वुल्फिया। हमने दो बात बताया, सबसे बड़ा पुष्प जब भी पूछेगा तो आंसर होगा रेफ्लिसिया, और सबसे छोटा पौधा जब भी पूछेगा तो वैसे कंडीशन में आंसर जो होगा वो वुल्फिया होगा। दो बातें। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो गया? रेफ्लिसिया, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। आप कहिएगा अगर यहाँ पे कहीं जगह बन रहा है तो मैं लिखने का कोशिश करता हूं, देख लेते हैं। सबसे बड़ा पुष्प की जब बात करेंगे तो वो होगा रेफ्लिसिया, और सबसे छोटा पुष्प की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वुल्फिया। चलिए, एंजियोस्पर्म को भी ना अध्ययन के दृष्टिकोण से दो पार्ट में बांटते हैं, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री।
हमने बताया आवृत्त बीजी पादप एंजियोस्पर्म को भी अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भाग में बांटते हैं, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। अब आपको भी याद होगा कि पहला क्लास में भी हम आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में बता रहे होंगे। कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं उनके मस्तिष्क में क्या आ रहा होगा कि सर बार बार एक बीजपत्री द्विबीजपत्री 4 दिन 5 दिन से एक वो टॉपिक को घसीट रहे हैं। भाई साहब, जिसको जितना स्पीड में पढ़ाना चाहिए या पढ़ना चाहिए उसी गति में हम लोग को पढ़ना है। बस सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे क्रमिक रूप से वीडियो भी आगे बढ़ेगा और आपके ज्ञान का भंडारण का भी क्षमता बढ़ते जाएगा। आगे देखते हैं। तो हमने दो पार्ट में तोड़ा, एक बीजपत्री दूसरा द्विबीजपत्री। अब देखना है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचाना कैसे जाए या इसका परिभाषा क्या, किस आधार पे इसको एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी चीज का अगर क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका वर्गीकरण करने का कोई न कोई तो कॉज होगा। तो कॉज क्या है एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में क्लासिफिकेशन करने का? तो एक बीजपत्री का क्या होता है कि इसकी जो रूट होता है ना वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। पहला डिफरेंस आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछता है कि किस प्रकार के बीजपत्री का रूट ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो एक बीजपत्री का जो रूट होगा वो ज्यादा डेवलप नहीं होगा। और जब इसका रूट ज्यादा डेवलप नहीं होगा तो सिंपल सा बात है, ऑटोमेटिक है कि द्विबीजपत्री का रूट ज्यादा डेवलप होगा। तो पहला अंतर क्या हुआ, रूट के डेवलपमेंट के आधार पर। अगर रूट ज्यादा डेवलप नहीं है तो वह एक बीजपत्री होगा, अगर रूट ज्यादा डेवलप है तो वह द्विबीजपत्री होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसके जो पुष्प के भाग होंगे 3 या उसके गुणांक में, और इसके जो पुष्प के भाग होंगे वह आपको 4 या 5 के गुणांक में। सुनना है जरा गौर से, ये 3 या 5 क्या है। आप हम जब भी किसी पौधा के फूल को देखते हैं, उनकी पंखुड़ियों को देखते हैं, तो आप देखते हो ये पंखुड़ी इस रूप में फैला हुआ रहता है। तो ऊपर वाला जो पंखुड़ी होता है वह अगर 3 के गुणांक में है तो वैसे 3 या उसके गुणांक में है तो क्या होगा, एक बीजपत्री। और अगर वही पंखुड़ी जो 4 या 5 के गुणांक में होगा तो वो क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री। हमने बताया एक बीजपत्री का परिभाषा, पहला क्या होगा कि इसका रूट ज्यादा डेवलप नहीं होगा, दूसरा क्या होगा कि द्विबीजपत्री में क्या होगा कि इसका रूट ज्यादा डेवलप होगा। एक बीजपत्री का जो फूल का जो पंखुड़ी होगा वो 3 या उसके गुणांक में होगा, और द्विबीजपत्री का जो पुष्प या फूल होगा उसका जो पंखुड़ी का जो गुणांक होगा वो 4 या 5 के गुणांक में होगा। तो मतलब आप इस रूप में भी देख सकते हैं, आपके सामने में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आप क्या कि उसके पौधे के फूल का पुष्प किसी मिलेगा और उसके पुष्प का उसके पत्ता का गुणांक देखिए, और जब भी पत्ता या पुष्प का गुणांक आपको मिल जाएगा 3 या क्या बोलते हैं उसके गुणांक में, तो एक बीजपत्री होगा, और 4 या 5 के गुणांक में होगा तो द्विबीजपत्री होगा। अब देखते हैं और भी बातें करते हैं। याद होगा आपको, हमने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया था कि एक बीजपत्री का उदाहरण क्या होता है, तो धान, गेहूं, मक्का, बांस, लहसुन, प्याज। भाई एक ही बात याद रखना है, वैसा पौधा का समूह या वैसा पौधा जिसके जड़ें रेशेदार हो, जिसकी जड़ें जालीनुमा हो, वह एक बीजपत्री होगा। हमने बताया था और बता भी रहे कि वैसा पौधा का समूह या वैसा पौधा जिस पौधा का जड़ जालीनुमा हो, रेशेदार हो, वह एक बीजपत्री होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, धान के पौधा का जड़ देख लीजिए, जालीनुमा या रेशेदार है। गेहूं के पौधा का जड़ देख लीजिए, जालीनुमा या रेशेदार है। प्याज या लहसुन का जड़ देख लीजिए, जालीनुमा या रेशेदार है। आप किसी भी प्रकार के पौधा की बात करो, छोड़िए सारा डिफिनेशन, हालांकि ये पूछता है, गुणांक कभी कभी पूछता है, लेकिन जब हम एक बीजपत्री, आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, अगर सिर्फ उसके आप जड़ को याद किए हुए हैं, जड़ को देखे हुए हैं, तो एक ही बात सोचना है कि अगर उस पौधा का जड़ जालीनुमा है या रेशेदार है तो वह एक बीजपत्री होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया है, धान, गेहूं, मक्का, आपको बांस वगैरह वगैरह। और जब एक बीजपत्री का बात हो गया तो शेष बचा क्या, द्विबीजपत्री। इसमें 2 तरीका है। जब आप यह समझ लिए कि जड़ जालीनुमा है या रेशेदार है तो एक बीजपत्री है, तो जब एक वो क्लियर हुआ तो दूसरा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और भी है,
अब एक बात याद रखना है कि जब यह एक बीजपत्री हो गया मतलब क्या, इसका जड़ जो होगा वो जालीनुमा होगा या रेशेदार होगा। अब दूसरी बात करते हैं द्विबीजपत्री का, तो द्विबीजपत्री का जो उदाहरण है वो आपको चना, मटर, सरसों, ये हम आपको पहले वीडियो के माध्यम से लिख के भी बताया है, यहाँ भी बता दिए कि जो द्विबीजपत्री होगा वह चना, मटर, सरसों। अब देखिए यहां तक जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वह आपको बेसिक इंट्रो था। अब मूल रूप से जो बायो क्लास स्टार्ट होगा वह कल से वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कल से सेल चैप्टर स्टार्ट होगा, कोशिका स्टार्ट होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूर्णतः समझ में आएगा। और जैसा कि हमने वादा किया था आपको कि 2 वीडियो पर डे डाला जाएगा, तो कल से वही तिथि है जिस दिन आपको एक बायो का और एक फिजिक्स का पर डे हम लोग डालेंगे वीडियो को। एक बात याद रखना है, एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया हुआ है, नोटिफिकेशन क्लियर है, डेट क्लियर है, तो आप पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और उम्मीद करते हैं अगर आप लोग को मेरा यह पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेटर होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के सफलता में हम सहभागी बनने में उत्सुकता रखते हैं। आप लोग के माध्यम होगा तो ज्यादा बेटर होगा। तब तक के लिए अलविदा, कल मिलते हैं।